Good morning, all of you. This is your science teacher. Yesterday, I explained you change of states of matter on the basis of temperature and pressure. दोनों ही टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अपोजिट काम करते हैं. टेम्परेचर और प्रेशर कैसे काम करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना. तो दोनों अपोजिट होते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमने स्टेट्स की चेंज हमने देखी थी, कौन कौन सी होती हैं. सॉलिड का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आइस लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न. अगर उसका और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका और भी प्रेशर कम होता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, यानी कि गैस में. तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन. और जस्ट इसका अपोजिट अगर करते हैं, अगर गैस का, वेपर का अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं? कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. एंड देन और भी अगर हम उसका अगर टेम्परेचर कम करते हैं, और भी टेम्परेचर कम कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं हम उस लिक्विड को टेम्परेचर कम करने के लिए और प्रेशर बढ़ाने के लिए. फ्रीजर में भी प्रेशर काम करता है, प्रेशर बढ़ता जाता है. तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में. वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में. दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. बट इन सम केसेस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैम्फर का पूरा आपने सुना हुआ होगा, अमोनियम क्लोराइड, ये नीचे मैंने एक डायग्राम से समझाया है आपको. तो एक प्रोसेस डायरेक्ट जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में. ये किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में. या गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. एग्जांपल है इसका, या अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर हम क्या कर लेते हैं कि फ्लास्क में ले लेते हैं और नीचे बर्नर से हम उसको जब गर्म करते हैं, फ्लास्क को कॉटन से हमने पैक कर दिया है, कॉटन से. जब हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? ये जो नीचे सॉलिड है, कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे ही और ऊपर जब उसका टेम्परेचर कम हुआ तो ऊपर जहाँ पर भी ये गैस होगी वहीं के वहीं डायरेक्ट ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों एंड्स पर दिख रहा होगा आपको. ये यहाँ से गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस के बाद यहाँ पर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें लिक्विड स्टेट नहीं होती, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो दोनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. ये कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, है ना. और आज हम कंटिन्यू करेंगे इफेक्ट्स इन टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कैसे ये अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर. अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने ये टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मैंने एरो मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है. अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं किसी भी मैटर का टेम्परेचर, तो जो मैटर होता है, हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. उन छोटे छोटे से पार्टिकल्स को जब टेम्परेचर मिलता है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेंगे. जब वो फास्ट मूव करने लगेंगे तो वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे थे, वो अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ओवर कम हो जाएगा. वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला. तो पार्टिकल्स और भी फास्ट मूव करने लगेंगे, है ना. और फास्ट मूव करने लगेंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को फ्यूज़न, है ना. तो इसके लिए टेम्परेचर कौन सा होता है? आइस को मेल्ट होने के लिए 273 केल्विन. इसको डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, है ना. और अगर इसको केल्विन में लिखना हो तो 273.16 केल्विन. देन तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा. अगर हम जब लिक्विड बना था उसका अगर हम और भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेंगे और फिर उसके बीच में स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उनके पार्टिकल्स के बीच में, और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है,
है ना। अच्छा, जो अलग अलग सॉलिड मटेरियल होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए उनके नेचर पे डिपेंड करता है ये, उनके लिए अलग अलग हीट की ज़रूरत होती है, अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किसी को कम टेम्परेचर, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपको एक जगह आइस को मेल्ट करना है तो 0 डिग्री पे मेल्ट होने लगेगा। अगर आपको मान लीजिए गोल्ड को मेल्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मान लीजिए कि इसको पिघलाना है, लोहे को पिघलाना है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग मैटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना। ये आपकी नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर। अब यहाँ टेम्परेचर था, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के अपोजिट कौन काम करता है, प्रेशर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैटर का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं। और इसको एक बहुत ही सिंपल से हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आपको यहाँ एक सिलेंडर दिख रहा होगा, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर क्या भरी हुई है, वेपर भरी हुई है या कोई गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लीजिए। तो जब हम उसको पिस्टन से प्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स यहाँ आपको दूर दूर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप में कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर उसको हम और भी ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, तो और उसके पार्टिकल्स क्या जाएंगे, और भी पास पास आ जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है आपको क्लियर हुआ। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसके पार्टिकल पास पास आते जाएंगे और उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, जो आग बुझाने वाला होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। तो वो कंप्रेस करके जब उसको फिल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से वो पाउडर फॉर्म में निकलता है। उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो फायर एक्सटिंग्विशर में भरी हुई होती है, उस सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जब किसी मैटर को आपकी उसकी स्टेट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको आइस की स्टेट चेंज करना है तो आप उसको क्या होगा कि जब उसको आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो पहले वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, 0 डिग्री पर उसका थोड़ी देर तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उस एनर्जी को पहले वो एब्जॉर्ब करता है। उस एनर्जी का काम क्या होता है, मैटर के अंदर उसके पार्टिकल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास पास में आ गए हैं उनको दूर करने के लिए, जो पास पास में जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर करने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो हीट उसको दूर दूर कर रही होती है उन पार्टिकल्स को। तो उन पार्टिकल्स वो दूर दूर हो जाते हैं, उसमें वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, लेकिन उससे उस मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं फिर जो एनर्जी लगेगी उससे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी उसको हम हिडन एनर्जी बोलते हैं और उसको लेटेंट हीट भी बोला जाता है ना। सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन, यानी कि अगर वाटर रखा हुआ है और उसका एवोपोरेशन हो रहा है तो उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, कि ऐसा क्या हो जिससे एवोपोरेशन कम हो जाए या बढ़ जाए एवोपोरेशन। हमने फॉर एग्जांपल हमने एक प्लेट में हमने क्या लिया है, वाटर फिल कर लिया है और उसको हम सनलाइट में रख देते हैं तो कितनी देर में एवोपोरेट होगा, है ना। पूरा एवोपोरेट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लग सकते हैं, 1 आवर या 2 आवर लग सकते हैं, है ना, सनलाइट में रखा हुआ है तो। लेकिन अगर इसी प्लेट को अगर हमने किस पे रख दिया होता, गैस पे रख दिया होता, तो कितनी देर में एवोपोरेट होता, 5 मिनट्स में, अप्रॉक्स 5 मिनट में एवोपोरेट हो जाता। तो कहाँ 1 आवर और 2 आवर में एवोपोरेट हो रहा है, और वहीं हम जब गैस पे कर रहे हैं
तो वो ओनली 4 और 5 मिनट्स में एवोपरेट हो रहा है, कंप्लीट एवोपरेशन हो रहा है उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या बढ़ा दिया है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर कौन अफेक्ट कर रहा है उसको, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। तो एक फैक्टर ये हो गया। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। उसका अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल हमने एक प्लेट में वाटर लिया हुआ है और एक हमने किस में लिया हुआ है, एक ट्यूब में हमने लिया हुआ है वाटर, उतना सेम अमाउंट। और जब दोनों को हम सनलाइट में रख दिया तो दोनों में से पहले कौन सा वाटर एवोपरेट होगा, ओबियसली ये वाला प्लेट का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सरफेस एरिया, एवोपरेशन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है एज़ कंपेरिजन टू ट्यूब और ग्लास। तो यहाँ पर सरफेस एरिया भी मैटर करता है, उसकी एवोपरेशन रेट को अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने 2 प्लेट ली थी जिनमें सेम अमाउंट में वाटर फिल किया था। एक को हमने रखा था सनलाइट में और इसको एक को रखा था हमने गैस बर्नर पर, है ना। तो पहले कौन सा एवोपरेट हुआ था, ये, क्योंकि गैस पर टेम्परेचर ज़्यादा था, है ना। सनलाइट में टेम्परेचर कितना होगा, 30 होगा, 40 होगा, 42, 45 होगा, लेकिन गैस पर टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 80 और 100 तक होता है और ज़्यादा भी हो जाता है उससे, है ना। तो ओबियसली वहाँ टेम्परेचर चेंज होने से क्या हुआ, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज़ हुई। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज़ होती है। हमारा नेक्स्ट आता है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है मॉइस्चर। आपने देखा होगा कि जब समर डेज होते हैं और आप बाहर अगर हमारे जो क्लॉथ्स रहते हैं उनको आप सुखाने के लिए रखते हो तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और वहीं आपको क्या करना हो, अगर आपको रेनी सीज़न में रखते हैं आप, तो रेनी सीज़न में आप देखते हैं कि हमारे कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर तो यही है कि वहाँ पर सनलाइट कम निकलती है, और दूसरी चीज़, सनलाइट अगर निकल भी रही हो तो भी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते। क्यों? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। उस मॉइस्चर से क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से एयर में मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है और एवोपरेशन की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना। ये ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, और मॉइस्चर जब होता है उससे रेट ऑफ एवोपरेशन कम हो जाती है। देन लास्ट आता है हमारा एंड डिक्रीज़ इन विंड स्पीड, यानी कि जो हमारी हवा चल रही होती है, विंड मीन्स हवा जो चल रही होती है, उसकी स्पीड भी अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि बाहर आपके क्लॉथ्स रखे हुए हैं तो उन्हें सूखने में टाइम लग रहा है, तो आप रेनी सीजन में क्या करते हैं, उनको जल्दी सुखाने के लिए हम घर के अंदर उनको फ़ैन ऑन करके, क्या ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन करके रखते हैं ना। तो फ़ैन से क्या हुआ, विंड स्पीड बढ़ जाती है, जब उन्हें तेज़ हवा लगती है तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन, है ना। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। जो एवोपरेशन जब होता है तो वो कूलिंग को कैसे कॉज करता है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा। हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। एक लिया है पेट्रोल का एग्जांपल। आपने कभी अपनी पाल्म पर, अपने हाथ पर अपने पेट्रोल रखेंगे तो पेट्रोल थोड़ी ही देर में वहाँ से एवोपरेट हो जाता है बहुत जल्दी, और आपको उस जगह पर ठंडा फील होता है जहाँ पेट्रोल रखा हुआ होता है। क्यों? तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर पर। तो उसको एवोपरेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हीट लेनी होगी अपने सराउंडिंग से। जब कोई भी, चाहे वाटर एवोपरेट हो चाहे पेट्रोल एवोपरेट हो, उसको एवोपरेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो वो हमने हाथ पर जब लिया हुआ है तो उसको टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, कुछ सराउंडिंग से मिलेगा, और कुछ हीट उसको कहाँ से लेगा, हमारे हैंड से लेगा वो। तो जब हमारे हैंड से वो इस हमारी स्किन से और स्किन के अंदर से जब वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ओबियसली वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, जब हीट कम होगी वहाँ की, तो है ना। तो पेट्रोल हमारे हैंड से और सराउंडिंग से हीट लेकर एवोपरेट हो जाता है, और वहाँ की हीट जब कम हो जाती है जहाँ जहाँ पर पेट्रोल था, इसलिए वहाँ पर हमें कैसा फील होता है, कूल फील होता है, कोल्ड फील होता है।
क्लियर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कॉटन क्लॉथ। आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि समर सीजन में कॉटन क्लॉथ हमें पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर मीन्स वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब अच्छा करते हैं वाटर को, स्वेट को। हमें समर सीजन में स्वेट बहुत आता है हीट की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो स्वेट कहाँ आ जाता है, हमारी स्किन से जैसे क्लॉथ टच होते हैं तो वो स्वेट कहाँ जाता है, हमारे कॉटन फैब्रिक में जाता है, शर्ट में जाता है, जो भी फैब्रिक हम पहने हुए हैं। तो अब वो फैब्रिक, अब बाहर सनलाइट भी है, तो सनलाइट टेम्परेचर बहुत है, तो वो स्वेट एवोपरेट भी होगा। तो जब वो स्वेट एवोपरेट होता है कॉटन फैब्रिक से, तो वो अपनी सराउंडिंग से क्या लेगा, हीट लेगा। तो वो कुछ सराउंडिंग से हीट लेता है, कुछ हमारी बॉडी से हीट लेता है। तो उससे क्या होता है, हमको थोड़ा सा कोल्ड फील होता है ना। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। एवोपरेशन हो रहा है तो जो वाटर है, स्वेट है, वो एवोपरेट होगा, और एवोपरेट के लिए उसे सराउंडिंग से क्या लेनी होगी, हीट लेनी होगी। हीट लेगा तो वहाँ की हीट कम हो जाती है और कोल्ड फील होता है ना। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मीन्स मटका, जो हमारे घरों में होता है, सभी ने देखा हुआ होगा, है ना। आई थिंक सभी ने देखा हुआ होगा। तो जो अर्थन पॉट होता है, अर्थन पॉट की में आपने देखा होगा पानी ठंडा क्यों हो जाता है अर्थन पॉट में, है ना। अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें अर्थन पॉट में छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, सॉइल का बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसमें जो वाटर भरा हुआ है, वो वाटर उन पोर्स से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, और उसकी सरफेस पर छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। और बाहर हीट है, तो वो हीट टेम्परेचर है, तो वो जो बाहर ड्रॉपलेट्स आई हैं वो एवोपरेट भी होंगी, है ना। एवोपरेट भी होंगी वो। तो एवोपरेट होना है तो उनको और भी हीट की ज़रूरत होगी, तो कुछ सराउंडिंग से हीट लेती हैं, और वो कुछ हीट कहाँ से ले लेती हैं, जो वाटर अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस वाटर से वो हीट ले लेती हैं, और क्या हो जाती हैं, एवोपरेट। तो जब हीट वाटर के अंदर से कहाँ ले ली, हीट बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा अंदर के पानी का, तो वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट है, so you can ask, okay।